हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभिक भारत का परिचय हम इस बुक को पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और आज हम पढ़ेंगे इस बुक का 7 चैप्टर। 6 चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिया है। इस बुक में टोटल 33 चैप्टर्स हैं, यानी 33 अध्याय हैं। इन सबको मैं पढ़ाऊँगी और मैंने 6 चैप्टर तक पढ़ा दिया और आज हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर, मानव का उद्भव और विकास और प्राचीन प्रस्तर युग। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने पढ़ाया है और साथ ही साथ मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको बताती चलती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ा चुकी हूँ विपिन चंद्र की बुक, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव का उद्भव और विकास, प्राचीन प्रस्तर युग। मानव प्रजाति की अफ्रीकी पूर्वज पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। चौथी अवस्था चतुर्थिकी कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं, अति नूतन और अद्यतन। पहला 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच था और दूसरा लगभग 12,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर आज तक जारी है। मानव के उद्भव में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का आविर्भाव सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर। यह नर वानर था और इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों में लक्षण विद्यमान थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का उद्भव लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ। यह 2 पैरों वाला और उभरे पेट वाला था। इसका मस्तिष्क बहुत छोटे आकार का, लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान है जो होमो अथवा मानव में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स सबसे अंतिम पूर्वमान अतः इसे प्रोटो मानव और अधमानव भी कहते हैं। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले मानव होमो हैवेलिस का प्रादुर्भाव हुआ, और होमो हैवेलिस का अर्थ है हाथ वाला मानव अथवा कारीगर मानव, जिसमें समझ आ गई एक तरह से आप ये कह सकते हैं। मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव। जो हम लोग कह जाते हैं भाई कि बुद्धिमान मानव जो है वो होमो सेपियंस, यानी जो समाज का विकास कर चुका है, समाज में रह रहा है, वो बुद्धिमान हो चुका है, तो उसे होमो सेपियंस कहते हैं। का आविर्भाव, आधुनिक मानव का उद्भव होमो सेपियंस से ही हुआ। जर्मनी में मिले नियंडरथाल मानव में इसकी काफी समानताएं हैं। होमो सेपियंस का काल 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इसका शरीर छोटा और लालट संकीर्ण था, लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। आधुनिक मानव अथवा होमो सेपियंस वर्ष पूर्व ये जिसे कह सकते हैं कि इतने सालों वर्ष पूर्व 1,15,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पूरा पाषाण काल में दक्षिणी अफ्रीका में प्रकट हुआ। अन्य होमिनिडों की अपेक्षा इसका ललाट बड़ा था और हड्डियां पतली थीं। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उसमें बोल पाने की क्षमता भी अथवा नहीं, मतलब क्षमता थी कि नहीं थी ये भी नहीं पता चल पाया है इसमें। भारत में मानव प्रजातियों के बारे में बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इन मानव खोपड़ियों को रामपिथेकस और शिवपिथेकस कहा गया है। इनमें होमिनिड की लाक्षणिक विशेषता तो है, लेकिन ये वानरों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। रामपिथेकस स्त्री खोपड़ी है, हालांकि दोनों का ही एक वर्ग है। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अन्य जीवाश्म जो यूनान में प्राप्त हुआ लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। यह रामपिथेकस और शिवपिथेकस के तिथि निर्धारण में सहायक हो सकता है, अन्यथा इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। आगे देखते हैं कि 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के अंतर्गत हथनौरा नामक स्थल से होमोनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई। इसे होमो इरेक्टस अथवा सीधे मानव की खोपड़ी बताया गया।
लेकिन इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इसे आद होमो सोपियंस माना जाता है। पुरापाषाण की अवस्थाएं क्या हैं? तो भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहले को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण, दूसरे को मध्य पुरापाषाण युग और तीसरे को ऊपरी पुरापाषाण युग कहते हैं। लेकिन जब तक महाराष्ट्र के बौरी नामक स्थान से मिले शिल्प सामग्रियों के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को लगभग यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच, दूसरी अवस्था को 1.5 लाख ईसा पूर्व और 35,000 ईसा पूर्व के बीच, और तीसरी को 35,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। पर 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पुरापाषाण युग अथवा ऊपरी पाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। अब आगे देखते हैं, दोनों युग के औजार यहाँ पे मिलते हैं। अधिकांश आरंभिक पुरापाषाण युग हिम युग में गुजरा है और अफ्रीका में आरंभिक पुरापाषाण युग संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ, लेकिन भारत में आरंभिक पुरापाषाण युग 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान को दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो भारत में किसी भी आरंभिक पुरापाषाण स्थल के लिए प्राचीनतम तिथि है। यहाँ के लोग कुल्हाड़ी या हस्त कुठार और विदराणी और खंडक का उपयोग करते थे, जिसे हम कह सकते हैं वो आखेट के लिए यानी शिकारों के लिए। आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में भी पाए जाते हैं, और औजार राजस्थान की मरुभूमि के दिदवाना क्षेत्र में और बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों चट्टानों से बने आश्रयों में मिले हैं। वे मोटा मोटी तकरीबन 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पुरापाषाण युग में लोग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी बनाते थे। ये पपड़ियाँ सारे भारत में पाई गई हैं और इनमें क्षेत्रीय अंतर भी पाए गए हैं। मुख्य औजार हैं पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी, खुरचनी। मध्य पुरापाषाण स्थल जिस क्षेत्र में मिलते हैं, मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हम एक प्रकार के सरल बाटी कशाम प्रयोग यानी पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं, जो तृतीय हिमालय हिमावर्तन के समकाल में चलता है। आगे देखते हैं, भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल के 566 स्थल पाए गए हैं। ऊपरी पुरापाषाण अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की अवस्था में हुआ, जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विशेषताएं हैं: नए चकमक उद्योगों की स्थापना और आधुनिक प्रारूपों के मानव यानी होमो सेपियंस का उदय। भारत में फलकों और तक्षणियों का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और उनके इर्द गिर्द पाए गए हैं। मानव के उपयोग के लायक ऊपरी पुरापाषाणिक गुफाएं और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमाबेटका में मिले हैं। आगे देखते हैं, मध्य पाषाण यानी मिसोलिथिक युग जो होता है उसे हम कैसे पढ़ते हैं? आखेट और पशुपालक का जो युग था। ऊपरी पुरापाषाण युग का अंत 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के साथ ही हुआ और जलवायु गर्म व शुष्क हो गई। जलवायु के बदलने के साथ ही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की और अग्रसर होना संभव हुआ। 9,000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9,000 ईसा पूर्व में मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। आगे देखते हैं, मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे बड़े औजार, माइक्रोलिथिस्क। राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में मध्य पाषाण स्थल काफी मात्रा में पाए जाते हैं और दक्षिण भारत में कृष्णा नदी में दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान में बगौर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ और यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। आगे देखते हैं, प्राचीनतम कलाकृतियां क्या थी? तो पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक स्थलाकृतियां
तो कई स्थानों में पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका का स्थल अद्भुत है। यह भोपाल में 45 किलोमीटर और दक्षिणी विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं। कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेकों गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबंध इनमें बहुत सारे पशु पक्षी और मानव चित्रित हैं। स्पष्टतः इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पशु पक्षी वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। आगे देख सकते हैं कि अनाज पर जीने वाले पाचिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते, क्योंकि वे चित्र अवश्य आखेट, खाद्य संग्रह और मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ हमने पढ़ी है वो प्रस्तर युगीन है, मानव का उद्भव किस प्रकार से हुआ उस पर आधारित है। और अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं जो रोज़ मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो अब उसको चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जो इस चैप्टर्स में थे या प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड है, जो लूसेंट से लिए गए हैं और जो एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने यहाँ पे उनको कवर करने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रस्तर युगीन क्या इतिहास रहा है, और अब हम पढ़ेंगे कि भाई भारत में जो धर्म की स्थिति रही, कई सारे धर्मों का उद्भव हुआ, वो कैसे हुआ। तो मैंने आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ा दिया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। तो हम आज शैव धर्म पढ़ेंगे। मैंने आपको इससे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाया है और आज हम शैव धर्म पढ़ेंगे। शैव धर्म क्या होता है, तो जो शिव को मानते हैं और जो शिव की पूजा करते हैं उनको मानने वाले शैव धर्म के कहलाते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो माना जाता है उसे ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया, रुद्र कहा गया, यानी रुद्र देवता के रूप में उनका उल्लेख है। अथर्व में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। अब यहाँ पे देखते हैं वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ और नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। अब देखिए वैष्णव धर्म और शिव, यहाँ पे शैव धर्म में कुछ अंतर है। जो कृष्ण को मानते हैं वो वैष्णव धर्म के कहलाते हैं और जो शिव को मानते हैं वो शैव धर्म के कहलाते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने बौद्ध धर्म और आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था। वैष्णव धर्म क्या कहता है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे जो कृष्ण कबीले के थे और वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं कि देखिए अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछती हूँ या सवाल करती हूँ कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। अगर मैं पूछती हूँ बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो गौतम बुद्ध थे। तो इसी तरह पूछा जाता है कि भाई शैव धर्म जो है वो किससे संबंधित है, तो शैव धर्म शिव पूजा से संबंधित है, यानी जो शिव की पूजा करते हैं वो शैव धर्म के कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम यूज हुआ है। रुद्र नाम के देवता के तौर पे इनको, इसमें उनका उल्लेख है ऋग्वेद में। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद में ही रुद्र लिखा गया है शिव के लिए। और आगे देखते हैं अथर्ववेद में क्या लिखा है, तो अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति कहा और भूपति कहा जाता है। वैष्णव धर्म कौन सा धर्म है, तो वैष्णव धर्म वो धर्म है जो श्री कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण का जो निवास स्थान क्या था वो था मथुरा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।